Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. पास जो सवाल है उसमें क्या करना है कि डिस्क्राइब करना है पाइप और प्लेट टाइप की अर्थिंग्स को, ठीक है, और उसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाना, ठीक है। तो हम अर्थिंग क्यों करते हैं घरों में, या फिर कभी हम ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करते हैं, इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं, ठीक है। हम अर्थिंग क्यों करते हैं? हम शॉक से बचाने के लिए खुद को हम अर्थिंग करते हैं, ताकि जो भी एक्सेस करंट हो वो अर्थ हो जाए, यानी ग्राउंड में चले जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि दो टाइप की अर्थिंग को अभी हमने डिस्कवर किया। बताइए वो कौन कौन सी है? वो है पाइप अर्थिंग और है प्लेट अर्थिंग, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग में क्या करेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम एक लंबी सी स्ट्रिप रहेगी, ठीक है, उसको हम एक GI वायर के पाइप से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी लंबी सी स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पाइप इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये क्या है? GI वायर। GI वायर यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट टाइप ऑफ अर्थिंग एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स, suitable फॉर द सेम अर्थ एंड मॉइस्चर कंडीशंस, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टाइप की अर्थिंग सिस्टम है। और इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो मॉइस्चर जो कंटेंट है सॉइल का अच्छा है तो ये काफी अच्छा काम करेगा, ठीक है। इन दिस मेथड द गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड परफोरेटेड पाइप, परफोरेटेड का क्या मतलब हुआ? जिस पाइप में हल्के हल्के होल्स हो, ठीक है, ऑफ अप्रूव्ड लेंथ, यानी सिस्टम के हिसाब से, यानी अगर आपका लोड जो है, जितना आप वोल्टेज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी लेंथ डिसाइड होती है। यानी अगर फैक्ट्री में अब जो अर्थिंग सिस्टम होगा उसकी लेंथ जो होगी वो बड़ी होगी, घरों में उसकी लेंथ छोटी होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक अप्रूव्ड लेंथ होती है कि हर एक डायमेंशन जो फिक्स होता है वो करंट रेटिंग के हिसाब से फिक्स करते हैं हम उसको, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम सॉइल में गाड़ देते हैं, वेट सॉइल में, ठीक है, एज शोन बिलो। अब क्या होता है? द साइज ऑफ पाइप डिपेंड्स अपॉन द करंट टू बी कैरीड एंड टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, जो उसका टाइप ऑफ सॉइल होगा। अब जैसे कि मान चलिए कि कोई अलुवियल सॉइल है, ठीक है, पांगुर सॉइल है, बहुत टाइप के सॉइल्स होते हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग तरह की होता है। अगर जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो हम कम लेंथ के पाइप से भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक डायग्राम है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम्स में आपको सबसे पहले डायग्राम ही बनाना होगा, ठीक है। अब डायग्राम में क्या है? GI वायर को हमने, ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ठीक है, मॉइस्चर लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। अब क्या हुआ? ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, यानी मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल है, ठीक है। अब ये इसमें हमने क्या मिला है? सॉल्ट एंड चारकोल पाउडर का लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? पाइप इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें अराउंड 8 फीट लिखा हुआ है। ये फिर जनरली हम इसको इतना ही डेप्थ में गाड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो वेरी करेगी कि कितना करंट हम उसमें कैरी करवाना चाहते हैं मैक्सिमम, ठीक है। द नॉर्मली द साइज ऑफ पाइप used for earthing is of diameter 40 mm and 2.5 meters in length for ordinary soil, or of greater length in case of dry and rocky soil, ठीक है। जैसे कि अगर लेंथ अगर ज्यादा होगी किस केस में? अगर आपका सॉइल जो है ड्राई है या फिर रॉकी है, ठीक है। द डेप्थ एट विच द पाइप मस्ट बी बरीड डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो डेप्थ कहाँ तक हम इसको बरी करेंगे वो डिपेंड करेगा मॉइस्चर कैसा है कंटेंट का ग्राउंड की। लेकिन जो सबसे जो अच्छी ग्राउंडिंग जो होती है सिस्टम, इसमें क्या होता है कि हम उस GI वायर को हम जो वाटर लेवल तक टच करा देते हैं, यानी जहां से पानी आना शुरू हो जाता है ग्राउंड लेवल पे वहां तक हम टच कराते हैं। वो सबसे आइडियल ग्राउंडिंग होती है या फिर अर्थिंग होती है। लेकिन उस केस में हमें मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना होता है, यहाँ पे ज्यादा आपका उसमें पैसा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम ग्राउंड लेवल वाटर लेवल तक तो नहीं टच कराते, एक स्पेसिफाइड लेवल तक हम उसको डिप करते हैं, ठीक है। द पाइप इज प्लेस्ड एट 3.75 meters. द बॉटम of the pipe is surrounded by small pieces of coke or charcoal at a distance of about 15 centimeter, ठीक है। अब जो बॉटम ऑफ द पाइप है, मतलब जो निचला हिस्सा है पाइप का, उसमें हम क्या करते हैं? आसपास में कोक यानी कोयला और
एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब उस पाइप के आजू बाजू क्या करते हैं, कोयले के टुकड़े लगा देते हैं और अल्टरनेट लेयर डालते हैं, किसका, नमक का और कोयले का, कोक का। कोक होता है मतलब कोयले का ही एक पार्ट है कोक, ठीक है। आर यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ अर्थ एंड टू डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो कोक का क्या यूज करते हैं, उससे क्या होता है, जो इफेक्टिव एरिया ऑफ अर्थ होता है, मतलब जो भी वायर हम यूज कर रहे हैं, और कोल क्या होता है, कंडक्टर होता है, अच्छा ठीक है, कोक क्या होगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसका इफेक्टिव एरिया उस वायर का बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आर क्या होता है, रो एल बाई ए, यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्ट में क्या होता है कि सॉल्ट में क्या होता है, NaCl होता है, NaCl यानी फ्री आयंस, यानी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अगर वो जो सॉइल है वो मॉइस्ट है, ठीक है। तो अनदर पाइप ऑफ 19 mm डायमीटर एंड मिनिमम 1.25 मीटर इज कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ GI पाइप थ्रू द रिड्यूसिंग सॉकेट, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग समर द मॉइस्चर इन द सॉइल डिक्रीजेस which causes an increase in earth resistance, ठीक है। So a current concrete work is done to keep the water arrangement accessible, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक सीमेंट अरेंजमेंट रख दिया, यानी उस जो हमने अर्थिंग किया जिस लोकेशन पे, उसमें एक सीमेंट का हमने उसको बाउंड्री लगा दी, ठीक है, और विथ अ कैप, यानी इसमें एक ढक्कन सा भी लगा दिया, ठीक है। जब कुछ ज्यादा ही गर्मी हुई, ठीक है, फिर उस केस में हमने क्या किया, उसमें टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा पानी का अरेंजमेंट किया, उसमें थोड़ा पानी डाला, 3-4, इसमें तो लिखा हुआ है 3-4 बाल्टी, लेकिन ऐसा हम इस टाइप की अब हम अर्थिंग अब किया नहीं करते, अब काफी पुरानी टाइप की अर्थिंग है ये, ठीक है। अब आता है हमारे पास प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या होता है कि प्लेट अर्थिंग वही सेम चीज हम करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, उस स्ट्रिप की जगह हमने क्या कर दिया, एक प्लेट लगा दी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर के शेप में। इससे क्या हो रहा है कि जब ज्यादा एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा बना होने के कारण क्या हुआ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है अर्थ रेजिस्टेंस की, वो लेस देन 1 ओम होती है, मतलब लेस देन 1 ओम। समझ सकते हैं कि उतनी बड़ी सी पाइप है, उसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो लेस देन 1 ओम आता है, ठीक है। तो इन प्लेट अर्थिंग एंड अर्थिंग प्लेट आइदर ऑफ कॉपर ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ होगा, ये इसका हाइट हो गया, of galvanized iron of dimension 60 into 60 into 6 mm is buried into the ground with its face vertical at a depth of not less than 3 meter, मतलब कम से कम 3 मीटर से गहरा हम उसको डुबाते हैं, ठीक है। किसको डुबाते हैं, किसको लगाते हैं, उस GI वायर को, ठीक है। The earth plate is inserted into auxiliary layers of coke and salt for a minimum thickness of 15 centimeter। इसमें भी सेम है, इसमें भी हम अल्टरनेट लेयर्स डालेंगे, किसके, कोक के डालेंगे और नमक के डालेंगे, ठीक है। कम से कम 15 सेंटीमीटर का हम लेयर डालते रहेंगे, 15 सेंटीमीटर का अल्टरनेटली, ठीक है। द अर्थ वायर इज टाइटली बोल्टेड टू एन अर्थ प्लेट विद द हेल्प ऑफ नट और बोल्ट, एंड द कॉपर प्लेट एंड द कॉपर वायर आर यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड फॉर ग्राउंडिंग पर्पस बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं सबसे अच्छा क्या होता है कंडक्टर, सिल्वर होता है, ठीक है। सिल्वर के बाद इसलिए यूज करते हैं, हम कॉपर में आते हैं। कॉपर भी बहुत लोग नहीं यूज कर पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका GI वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा हमें सीखने को मिला ही वैसे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, एक तो इसका डायग्राम, इसमें सॉल्ट यूज होता है, कोक यूज होता है, इसका परफोरेटेड पाइप होता है, मॉइस्चर कंटेंट में डिपेंड करता है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। तो ये हमारे पास पाइप टाइप होता है अर्थिंग सिस्टम, एक होता है प्लेट टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ये जो हमारा सवाल है वो है न्यूमेरिकल टाइप का। इसमें हम क्या करना है, वो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैन टेक प्लेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क टू R, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ दिस पावर, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि मैक्सिमम पावर हमें ट्रांसफर करना है कहां पर, R पे, ठीक है। तो हम R की क्या वैल्यू लें जिससे कि यहां पर मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके पावर का, ठीक है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ दिस पावर, ठीक है। और हमने पहले R की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ पर पावर निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है क्या है। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी सर्किट में अगर आपका जो लोड का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू है सोर्स के रेजिस्टेंस से बराबर, यानी
अगर हम इस पूरी सर्किट का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट में हमने पहले सीखा था, इसमें क्या करते हैं, VTH, RTH और लोड, ठीक है। तो जो RTH की वैल्यू है, यानी सोर्स की तरफ से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो RTH की वैल्यू है वो इक्वल हो जाए किससे, लोड रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए, तब हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वहां पर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि हमारा ये क्या है, R क्या है, ये हमारा लोड रह गया, तो लोड को छोड़ के इग्नोर करके इसको ओपन सर्किट हमने किया और बाकी सर्किट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया VTH और RTH से, ठीक है। जैसे कि हमारा ये R आ गया और ये बाकी सर्किट RTH आ गया, यानी इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस आ गया RTH, और VTH क्या होगा, A और B के बीच का जो वोल्टेज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, VTH फाइंड करा, ठीक है। अब हम थेवेनिन थ्योरम पे आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंडिंग VTH, फॉर फाइंडिंग VTH ओपन सर्किट द टर्मिनल अक्रॉस विच यू वांट टू फाइंड आउट। तो हमें किसके अक्रॉस फाइंड करना है, A और B के टर्मिनल। तो हमने क्या किया, उसको ओपन कर दिया, ठीक है। देन अप्लाई बेसिक KVL एंड KCL टू गेट द वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल। तो हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज AB कितना होगा, वही हमारा VTH हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन देखा, ऐसे सर्किट देखा, हमने रीड्रॉ करने के बाद सर्किट देखा। तो हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट लूप VA इक्वल टू 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो VTH होगा वो क्या होगा, VAB होगा, ठीक है। तो VAB मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB। तो सबसे पहले VA देख लेते हैं। तो यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से गई, यहाँ से गई और यहाँ से गई 2 ओम। तो 4 एम्पियर यहाँ से 2 ओम को क्रॉस करेगी तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे 4 × 2 यानी 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 0 है, ग्राउंड है, यानी 0 हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया, यानी VA हमारा आ गया 8 वोल्ट। जैसे 4 × 2 8 वोल्ट आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, VB कितना होगा। VB कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में फिर वोल्टेज डिवाइड होगा किस रेशियो में, 5:10 यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी 20/3 आसपास वोल्टेज आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होगा, मान चलिए कि R1 अपॉन R1 + R2 × V। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अपॉन जितना रेजिस्टेंस, ये टोटल करंट आ गया, उस करंट को हमने R1 या फिर R2 से मल्टीप्लाई करके उसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। उसी तरीके से हमने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। और VB को फाइंड करने के लिए हमने सेम अप्लाई किया है कि जो उसका रेजिस्टेंस है अपॉन उसका जो करंट जो फ्लो कर रही है, यानी हमारा 20 वोल्ट का सोर्स था अपॉन 5 + 10 इंटू हमने कर दिया 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, VB क्या हो गया, 20/3 वोल्ट, ठीक है। अब VTH क्या है, VAB था, तो VA माइनस VB यानी 8 - 20/3। तो आंसर क्या आ गया हमारा VTH का, 4/3 वोल्ट, ठीक है। तब हमारे पास अब VTH आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, RTH फाइंड करना है। तो RTH फाइंड करने से पहले आपको याद रखना होगा कि जब भी RTH आप फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं आप, इंडिपेंडेंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट सोर्स होता है उसको क्या करते हैं हम, ओपन सर्किट से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने किया। यहाँ पे एक क्या था, 4 एम्पियर का करंट सोर्स था, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। उसके बाद RTH हम यहाँ से देखेंगे, जहां से जो हमारा लोड था उस तरफ से हम RTH को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये तो इग्नोर हो गया है पूरा ये वाला पार्ट। अब क्या बच गया, 2 ओम आ गया, 5 ओम आ गया, 10 ओम आ गया। ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। 10 ओम और 5 ओम क्या है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है। इसका हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे विच ओम, और वो किसमें सीरीज में होगा, किसके साथ, 2 ओम के साथ होगा, ठीक है। तो हम इसका कैलकुलेशन अब नीचे करते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम कि 2 ओम है पैरेलल विथ, 2 ओम है सीरीज में किसके, 5 ओम और 10 ओम के, ठीक है। तो 2 + 5 पैरेलल × 10। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, इसलिए 5 × 10 अपॉन 5 + 10। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, RTH = 16/3 ohms, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, RTH भी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, VTH भी आ गया। अब हम फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू VTH RTH। तो हमने क्या कर दिया, एक VTH क्या हमारा आया था 4/3 वोल्ट, RTH क्या आ गया था 16/3 ohms, ठीक है। अब है कि मैक्सिमम पावर कब इसमें ट्रांसफर होगा R में, तो जब जो RTH की वैल्यू के बराबर R जब हो जाए, उस केस में मैक्सिमम ट्रांसफर होगा पावर का
इन द रजिस्टर R, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16/3 ohms, ठीक है। अब हमें ये भी फाइंड करना है कि इसमें कितना मैक्सिमम पावर हमें मिलेगा, ठीक है। तो I की वैल्यू हो जाएगी VTH/RTH प्लस R। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये वोल्टेज है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस RTH, तो 4/3। लेकिन R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो RTH की वैल्यू होनी चाहिए, यानी क्या हो गया 4/3/16/3 प्लस 16/3। तो I की वैल्यू कितनी होगी 1/8 एम्पियर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से अब जो रजिस्टर जो R है उसमें कितना पावर हमारा डिसिपेट होगा, I² इंटू R। तो I हमारी की वैल्यू कितनी है 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर करेंगे इंटू किससे करेंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या है 1/8 का स्क्वायर इंटू 16/3। आंसर कितना आ गया 83.33 मेगावाट, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि आप डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपने VTH और RTH जैसे फाइंड आउट किया, आपको मैक्सिमम ट्रांसफर का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यानी आप जो वोल्टेज जो अपने थेवेनिन वोल्टेज निकाला उसका आप स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 इंटू RTH से, ठीक है। तो यानी 4/3 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 इंटू 16/3, उससे भी वही सेम आंसर आएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो अभी याद रखें, अगर आपको किसी के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन द डिटेल द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये वाला जो आपका सवाल है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन, ठीक है। बोल रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद से एक्साइट हुआ और सेपरेटली हमने सेपरेट सोर्स लगा के एक्साइट किया DC मशीन को, उन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और हाउ सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन आर क्लासिफाइड। और सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन का भी बहुत सारा टाइप है, वो हमें देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये सेल्फ एक्साइटेड का भी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, उसमें क्या बताया था, एक आर्मेचर होता है और जो फील्ड जो हम दे रहे होते हैं वो कहाँ से अलग से सोर्स हम लगाते हैं सेपरेटली में, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर्स आर जनरेटर्स हुज फील्ड मैग्नेट्स आर एनर्जाइज्ड बाय द करंट सप्लाइड बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो जो सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर है, जनरेटर ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, वोल्टेज किया, उसी वोल्टेज से जो करंट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसी से अपने लिए उसने फील्ड खुद की करंट से जनरेट करवाया। मतलब फील्ड का जो जनरेशन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन हुआ वो खुद की प्रोड्यूस की गई ही करंट के वजह से हुआ, इसलिए उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड, मतलब खुद के वजह से एक्साइट किया गया उस फील्ड को, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन। तो इन दिस टाइप ऑफ मशीन फील्ड कॉइल्स आर इंटरनली कनेक्टेड विद द आर्मेचर। इसमें क्या होता है, जो फील्ड कॉइल्स होती है उसमें आर्मेचर का कनेक्शन होता है डायरेक्टली, ठीक है। इंटरनली हम इसको कनेक्ट करते हैं, या तो कभी कभी सीरीज में करते हैं, कभी पैरेलल में करते हैं। ये हम अलग अलग टाइप से, जो जनरेटर का टाइप है उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे कैसे उसमें कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे। अब आता है कि ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म सम फ्लक्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पोल्स, ठीक है। अब हमारे जो पोल्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें, आपको यार अगर आपने पढ़ा हो क्लास 12 में, जो एक हिस्टेरिसिस कर्व होता है उसमें क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ, हम अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी दें फिर भी उसमें थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, ठीक है। वही सेम क्या होता है, वही है ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स मैग्नेटिज्म द सम फ्लक्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पोल्स, यानी पोल्स में हमेशा कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा ही। तो व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड, ठीक है, तो जब हमने क्या किया, आर्मेचर को घुमाया, सम EMF इज इंड्यूस्ड, ठीक है, थोड़ा सा EMF इंड्यूस्ड होगा। क्यों इंड्यूस्ड होगा, फैराडे लॉ के हिसाब से। फैराडे लॉ के हिसाब से क्यों होगा, क्योंकि वो कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है, फिर उसको वो अपोज कर रहेगा, उसके वजह से EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे भी। When armature is rotated, some EMF is induced, hence some induced current is produced. अब उसने EMF यानी वोल्टेज जनरेट किया, तो वोल्टेज की वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। वोल्टेज जहां जहां आया तो करंट भी उसने प्रोड्यूस किया। अब उस करंट की वजह से क्या हुआ कि एक फील्ड जनरेट हो गया। दिस स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल एज वेल एज द लोड एंड देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द पोल फ्लक्स। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही इस करंट प्रोड्यूस हुआ
उस करंट ने क्या किया, फील्ड प्रोड्यूस किया, और जैसे ही फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो जो हमारा पोल में यानी जनरेटर्स के जो पोल में जो फ्लक्स था पहले से उसको और ज्यादा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके पास और फील्ड्स आ गई और सेम डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो जो रेसिडुअल पार्ट मान चल लेगी उसमें कुछ वेवर्स में होगा, 0.02 वेबर, 0.03 वेबर होगा, उसको आपने क्या किया और बढ़ा दिया। कैसे किया? जब हमने आर्मेचर को घुमाया, क्योंकि ये जनरेटर है तो इसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, आर्मेचर को रोटेट करते हैं, मतलब फ्रॉम मैकेनिकल सोर्स, और फिर उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी वोल्टेज हम आर्मेचर टर्मिनल पे लाते हैं। ठीक है, एज द पोल फ्लक्स इज स्ट्रेंथन इट विल प्रोड्यूस मोर आर्मेचर ईएमएफ, और जैसे जैसे जो फ्लक्स है वैसे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्लक्स के। जैसे आपने पढ़ा भी था कि ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, NP5Z/60A। ठीक है, NP5 यहाँ पे 5 क्या था, फ्लक्स था, तो यानी E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 5 से। ठीक है, तो जैसे जैसे पोल में फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा, विच कॉजेस फर्दर इंक्रीज इन करंट। अब उससे जैसे जैसे उसका ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, यानी वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे आपका करंट बढ़ेगा। इंक्रीज द इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू द फील्ड, दिस इंक्रीज फील्ड करंट फर्दर रेजेस आर्मेचर ईएमएफ। अब क्या होगा, फिर जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ेगा फिर उसका आर्मेचर ईएमएफ बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फिनोमेना चलता रहता है इससे, एंड दिस कम्युलेटिव फिनोमेना कंटिन्यूज अंटिल द एक्साइटेशन रीचेस द रेटेड वैल्यू। ठीक है, ये चलता रहता है। उससे क्या होता है कि एक जनरेटर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब भी आप रोटेट करते हो तो क्या होता है कि फ्लक्स उसमें कम होता है, फिर थोड़ा सा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, फिर थोड़ा सा फ्लक्स बढ़ा, फिर करंट फ्लो हुआ, फिर फ्लक्स बढ़ा, उससे फिर ईएमएफ बढ़ा। मतलब इस टाइप का कम्युलेटिव फिनोमेना चलता रहता है, कहाँ तक, रेटेड वैल्यू तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये हम चल रहे थे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, जिसमें क्या होता है कि जनरेटर ने खुद से ही अपनी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया है। ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं, हम देखते हैं कि कितने सारे टाइप्स के, एक है सीरीज है, एक शंट है, कंपाउंड है। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास जनरेटर्स। ठीक है, सीरीज राउंड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर कंडक्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि फील्ड वाइंडिंग अब कैसे कनेक्ट करेंगे इंटरनली, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो वही हम देख रहे हैं कि जो सीरीज वाले में क्या होता है कि हम जो फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम सीरीज वाउंड जनरेटर्स। शंट वाउंड जनरेटर्स क्या होता है, इन दीज टाइप ऑफ डीसी जनरेटर्स द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर कंडक्टर एज शोन इन द फिगर बिलो। इसमें क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको आपस में पैरेलल में, जैसे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग्स को, फील्ड वाइंडिंग को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन शंट वाउंड जनरेटर्स द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी पैरेलल का क्या मतलब हुआ कि हमेशा उसमें वोल्टेज बराबर होगी, यानी फील्ड वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वही बराबर होगा किसके, आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज है। अब है कंपाउंड जनरेटर्स। अब कंपाउंड आप ही सोच के देखो कि जब सीरीज हो गया, शंट हो गया, कंपाउंड में क्या करेंगे, सीरीज भी करेंगे, शंट भी करेंगे, यानी कुछ हिस्सा क्या करेंगे हम सीरीज में भी आर्मेचर के कनेक्ट करेंगे और कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इन सीरीज वाउंड जनरेटर्स द आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद लोड करंट। इन शंट वाउंड जनरेटर्स द आउटपुट वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वोल्टेज। ठीक है, कंपाउंड वाउंड जनरेटर में क्या होता है कि हम कुछ पार्ट क्या होता है फील्ड वाइंडिंग का वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और कुछ पार्ट जो होता है फील्ड वाइंडिंग का वो हम आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, अब है कि क्या है कि इन सीरीज वाउंड जनरेटर में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद लोड। सीरीज में क्या होता है कि हमारा जितना जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, इन शंट वाउंड जनरेटर में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका करंट घटेगा, यानी जब जैसे जैसे लोड घटेगा वैसे वैसे उसका वोल्टेज राइज करेगा। ठीक है, वैसे इसमें ये वाली बात जो है ये चेंज करती रहती है, मतलब इसको हम वो नहीं मान सकते, थंब रूल नहीं मान सकते, ये अलग अलग ऑपरेशन में चेंज होती रहती है। लेकिन इस सवाल में क्योंकि बस यही बोला गया है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड आपको जानना है, तो उसके लिए बस यही काफी है कि आप सीरीज जान लीजिए, शंट जान लीजिए, कंपाउंड जान लीजिए, इसमें कैसे आप फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, यही काफी है इसमें।
अब आते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन पे, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में क्या होता है कि देयर आर जनरेटर्स हुज फील्ड मैग्नेट्स आर एनर्जाइज्ड बाय सम एक्सटर्नल डीसी सोर्स सच एज बैटरी, ठीक है। अब सेपरेटली में क्या हुआ, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, हमने सेपरेटली उसको एक्साइट किया, किसको, फील्ड वाइंडिंग को, उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या होता है, दीज आर द जनरेटर, ये जनरेटर होते हैं जिनमें कि जो फील्ड मैग्नेट जो होते हैं वो एनर्जाइज बाय एक्सटर्नल डीसी सोर्स। तो जो फील्ड हमने वाइंडिंग है उसको हमने किसी और बैटरी से, मान के चलिए आपने कोई बैटरी कनेक्ट की, किसी इंसुलेटर या फिर कंडक्टर पे आपने क्या किया, वाइंडिंग मान दिया, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, उसने क्या किया, फ्लक्स जनरेट किया, ठीक है। मान चलिए कि आपने टेबल पे वो रखा, आर्मेचर रखा, ठीक है, और किसी दूसरे टेबल पे आपने क्या रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा। तो ये जो आर्मेचर है और उसका जो फ्लक्स है वो आपस में उसको लिंक करवाया, ठीक है। तो वही हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक है। अब इसका है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का, जैसा कि अभी से जो पहले एक सवाल था जिसमें सेपरेटली एक्साइटेड की हम बात कर रहे थे, उसमें यही सेम चीज था कि एक उसमें एक डायग्राम था जिसमें कि एक आर्मेचर बना हुआ था और साइड में एक इंडक्टेंस का एक डायग्राम था, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या है वो, फील्ड वाइंडिंग का है वो, ठीक है। तो इसमें वही होगा, एक आर्मेचर करंट होगा, एक लोड करंट होगा, एक टर्मिनल वोल्टेज होगा और एक जनरेटेड ईएमएफ होगा, ठीक है। मेन बात है ये जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है कि जैसे जैसे हम आर्मेचर घुमाते हैं मैकेनिकल फोर्स से, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है कि हम आर्मेचर को घुमा रहे हैं, यानी शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, तो उसको अपोज करने के लिए क्या होता है कि एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब चलते हैं, अब जो हमारा जो अगला सवाल है उसमें ये हमें फाइंड करना है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर विद सूटेबल डायग्राम। अब क्या करना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज मतलब क्या हुआ, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ठीक है। तीनों आपस में कितने का एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हमें इसका कंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन करना है और इसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम इसका। लाइक एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, इंडक्शन मोटर, a 3-phase induction motor is constructed from 2 main parts, namely rotor and stator। जैसा कि हम पहले भी इसका देख चुके हैं, हम सिंगल फेज की जब बात कर रहे थे कि रोटर था, स्टेटर था, ठीक है, वैसे ही है। तो स्टेटर क्या होता है, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। A stator winding is placed in the stator of induction motor and the 3-phase supply is given to it, and the stator of 3-phase induction motor consists of 3 main parts, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेटर के क्या मतलब हुआ, स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर होगा, ठीक है। स्टेटर में भी वाइंडिंग होगी, रोटर में भी वाइंडिंग होगी। तो स्टेटर का वाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर में हम प्लेस करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टेटर में भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेटर का एक फ्रेम होगा, स्टेटर का एक कोर होगा और स्टेटर की एक वाइंडिंग होगी। तो वाइंडिंग जो होगी वो मेनली फील्ड वाइंडिंग ही होगी। जैसे होता है ना कि एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, तो उसी टाइप से जो स्टेटर में जो हम करेंगे इंडक्शन मोटर के हिसाब से, वो स्टेटर में हम फील्ड वाइंडिंग को देंगे। उस फील्ड वाइंडिंग से क्या हम प्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेटर फ्रेम पे। तो ये क्या है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। इट्स मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। एक होता है ना कि आपका एक फ्रेम है जिसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, वैसे ही इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम जो है एज अ फ्रेम यूज किया जाता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ कवरिंग एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑल इनर पार्ट्स ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे इसको कवर करेगा, बहुत सारे इसमें जो वाइंडिंग्स हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं उस मोटर के अंदर, तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। एक कवरिंग टाइप का है, इसको बोलेंगे हम स्टेटर फ्रेम। अब बताएं स्टेटर कोर क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। द स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड, ठीक है। कोर जैसा कि हमने शायद पहले बात कर रखी होगी, कोर में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक सिलिकॉन स्टील का आप कोर बनाते हो। सिलिकॉन स्टील को आप, बड़े से सिलिकॉन स्टील को क्या करते हो, आप बहुत ही पतले पतले थिन शीट्स में काट देते हो और उन पतले शीट्स को क्या करते हो, आप लेमिनेट कर देते हो और आपस में फिर से जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये जो स्टेटर का जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है और ये मेनली यूज होता है ताकि वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स कैरी कर सके, यानी जो फ्लक्स का जो पाथ होगा वो स्टेटर के कोर के थ्रू होगा। अगर एयर से जाएगा तो एयर में क्या होता है, काफी रिलक्टेंस होता है, तो यानी काफी लॉसेस होंगे, ठीक है।
इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेटर कोर को हम सिलिकॉन को बनाते हैं ताकि जो हम जो फ्लक्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो आप आराम से उसमें फ्लो कर जाए। ठीक है, अब आते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। द स्लॉट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ स्टेटर कोर ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर कैरी 3-phase वाइंडिंग्स। वी अप्लाई 3-phase AC सप्लाई टू दिस 3-phase वाइंडिंग। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्लॉट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अलग अलग स्लॉट्स मतलब सर्कुलर शेप का जो स्टेटर होता है, ठीक है, उसमें क्या जो स्लॉट्स के होते हैं वो काटे रहते हैं। उसी स्लॉट्स में, जैसे ये स्लॉट्स हैं, ये छोटा सा स्लॉट्स, इसमें क्या होता है, हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग करने के लिए कुछ खांचा चाहिए जिसमें कि हम वायर डालेंगे, नीचे निकालेंगे। ठीक है, तो वही स्लॉट्स होते हैं उसमें, और उसी में हम वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग भी बहुत टाइप की होती है, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है। बस आप ये बस ये ओवरव्यू आप देख लीजिए कि इसमें थोड़े स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेम हो गया, ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा स्लॉट्स हो गया। ठीक है, एंड वी अप्लाई 3-phase AC सप्लाई टू दिस 3-phase वाइंडिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3-phase अप्लाई इसी वाइंडिंग को हम देंगे। ठीक है, अब आते हैं रोटर पे। रोटर का क्या मतलब होता है, रोटेटिंग पार्ट। रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। द रोटर इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू द शाफ्ट। ठीक है, जो रोटर जो होता है वो मैकेनिकल लोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कोई भी जनरेटर है, कोई भी मोटर है, ठीक है, जैसे पंखा है, जैसे हमारा, तो उसमें लोड क्या हो गया, एयर प्रेशर हो गया। शाफ्ट क्या हो गया उसका, जैसे फैन का जो विंग्स है उसका शाफ्ट हो गया। ठीक है, रोटर क्या हो, जो उसका बीच में घूमने वाला जो है वही रोटर है हमारा। ठीक है, तो रोटर में भी वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो हमारा 3-phase जो इंडक्शन मोटर है, उसके भी जो रोटर का ना 2 या 3 टाइप के होते हैं। नहीं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर आप आगे पढ़े तो काफी टाइप के होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली 2 टाइप के याद रखने होंगे। वो होता है क्या, स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर या फिर वाउंड रोटर टाइप। ठीक है, अब क्या होता है स्क्विरल केज में, क्या होता है, स्क्विरल केज ना, जैसे नाम से लग रहा है कि जैसे कुछ केज टाइप का होगा, यानी रोबस्ट होगा इन नेचर। वाउंड मतलब स्लिप टाइप का। इसमें हम देखेंगे क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। द रोटर ऑफ द स्क्विरल केज 3-phase इंडक्शन मोटर इज सिलेंड्रिकल एंड हैव स्लॉट्स ऑन इट्स पेरिफेरी। ठीक है, जो रोटर ऑफ स्क्विरल केज जो होता है वो सिलेंडर के शेप का होगा। ठीक है, और उसके जो स्लॉट्स होंगे वो पेरिफेरी पे होंगे, यानी बाउंड्री पे उसके स्लॉट्स होंगे। ठीक है, और जो स्लॉट्स है वो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, वो थोड़े से टेढ़े होते हैं, a bit skewed. Skewing is not shown in the figure of squirrel cage rotor besides, as the skewing prevents magnetic locking of stator and rotor teeth and makes the working of the motor smooth and quieter. देखो, इस स्क्विरल केज में क्या होते हैं, जो स्लॉट्स जो बनाए हैं ना, जो ये वाले स्लॉट्स, ये ना ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, पैरेलल में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो सिलेंडर का ना, ये अपर, ये है जो फिगर बन रहा है, ये तो 2D फिगर है, लेकिन यही चीज अंदर तक जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या जो स्लॉट्स होते हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, ये हल्के से हम टेढ़े कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, जैसे ये स्टेटर का टीथ है, ठीक है, वैसे यहाँ पे रोटर का टीथ होगा, इसके अपोजिट होगा, यहाँ पे ऐसे एक रोटर का टीथ होंगे। ठीक है, तो जब हम कभी रोटर को स्टार्ट करेंगे, यानी मोटर को स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि रोटर के जो टीथ होंगे और जो स्टेटर के जो टीथ होंगे आपस में लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी मोटर घूम ही नहीं पाएगा। इसको फिक्स करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि स्क्यूइंग कर दी। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग भी प्रिवेंट हो जाती है और स्मूथ ऑपरेशन भी रहेगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं कि स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, ये इसका जैसे जो स्क्विरल केज का ये डायग्राम, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा स्क्यूड यानी टेढ़ी करके हमने इसमें कनेक्शन किया है हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रोटर बार्स। ये पैरेलल नहीं है, ये एक रोटर बार्स ही इसमें दे रखा है और आपस में सारे इंसुलेटेड हैं। ठीक है, और ये शाफ्ट है ये। ठीक है, अब चलते हैं कि स्लिप रिंग रोटर, वाउंड रोटर और फेज वाउंड रोटर। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, स्लिप रिंग, वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर। इसमें क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर द रोटर इज वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स एज दैट ऑफ स्टेटर। तो जितना रोटर में पोल्स होगा उतना ही स्टेटर में पोल्स होगा, यानी स्टेटर और रोटर का जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, बट इट हैज लेस नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड हैज फ्यूअर टर्न्स पर फेज ऑफ अ हैवियर कंडक्टर। लेकिन इनके जो स्लॉट्स होंगे वो थोड़े कम होंगे स्टेटर से। क्यों स्लॉट्स कम करते हैं हम, ताकि वो मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो जाए, मतलब आपस में ये लोग लॉक ना हो जाए, जिससे कि
मोटर का जो ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है या फिर उसके स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं कि द रोटर ऑल्सो कैरीज स्टार और डेल्टा वाइंडिंग सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। तो रोटर में क्या वाइंडिंग कर सकते हैं हम, स्टार टाइप की कर सकते हैं या फिर डेल्टा टाइप की कर सकते हैं। ये जो दे रखी है वो स्टार टाइप की वाइंडिंग है। डेल्टा टाइप की वाइंडिंग क्या होती है, एक ट्रायंगल टाइप की होती है, इस टाइप ट्रायंगल टाइप की वाइंडिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन में। जैसे इसका डायग्राम आप देख लीजिए, जैसे कि इसका ये फिजिकल डायग्राम है, ठीक है, स्क्विरल केज का। उसी तरीके से स्लिप रिंग रोटर को हम क्या करते हैं कि इस टाइप का डायग्राम हमने आर फेज, वाई फेज, बी फेज दिया। यहाँ पे वाइंडिंग को हमने डिनोट किया कि ये स्टार में वाइंडिंग है, ठीक है। जैसे आर फेज का ये वायर यहाँ से गया, ऐसे यहाँ पे इस फेज में आ गया, इसी टाइप से वाई फेज का गया, बी फेज का गया, ठीक है। और इसको हमने कार्बन ब्रश से कर दिया और इसको हम क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग्स। इसको ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, इसमें एक राउंडेड टाइप का होता है जिससे कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ठीक है। और ये इसका रेजिस्टेंस है, इसको हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं और मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस सवाल में जो है वो आपको जो कम से कम जो आना चाहिए वो है कि आपको पता होना चाहिए स्टेटर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रोटर क्या होता है, स्टेटर में क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, उसमें वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग होती है। स्टेटर के 3 पार्ट होते हैं, स्टेटर फ्रेम होते हैं, स्टेटर कोर होता है और स्टेटर का वाइंडिंग होता है, ठीक है। उसका एक डायग्राम आपको आना चाहिए कि फ्रेम होता है, फिर कोर होता है, फिर स्लॉट्स होते हैं। फिर रोटर में क्या होता है कि रोटर भी 2 टाइप के होते हैं, स्क्विरल केज भी होता है और एक वाउंड टाइप भी होता है, ठीक है। स्क्विरल केज में क्या होता है कि उसको जो स्लॉट्स होते हैं वो स्क्यूड होते हैं, क्यों स्क्यूड होते हैं, ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो सके, ठीक है। वाउंड में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको बाहर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो वाइंडिंग होती है उसमें भी स्टार और डेल्टा टाइप की होती है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम इतना आना चाहिए अगर आपके पास ये सवाल आ जाए। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.